मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी के क्रम में मैथमेटिक्स में पहला और दूसरा यूनिट हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरे यूनिट की शुरुआत हो रही है। तीसरे यूनिट में हमको पढ़ना है कि नंबर का जो है क्लासिफिकेशन पढ़ना है और उसमें से कुछ ही क्लासिफिकेशन को हमको पढ़ना है। यानी कि नंबर का जो वर्गीकरण है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से कुछ नंबर के टाइप्स को हमको पढ़ने हैं। जैसे हमको प्राकृतिक संख्या क्या है इसको जानना है, पूर्ण संख्या क्या है इसको जानना है, पूर्णांक क्या है इसको जानना है और परिमेय संख्या क्या है इसको जानना है। जो आपका थर्ड यूनिट है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं के प्रकार हम कह सकते हैं कि हमको इसको पढ़ना है। उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके सिलेबस में है, केवल उतने पे ही हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आगे के वीडियो में देखा जाएगा जब आप डीएलएड का कोर्स आप पूरा कर चुके होंगे। तो यहाँ केवल हमको प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर और उसके बाद पूर्णांक संख्या इंटीजर और उसके बाद फिर परिमेय संख्या हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि ये है क्या क्या। सबसे पहले हम इसको ऐसे ही देखते हैं कि ये है क्या क्या। तो जब हम प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे, प्राकृतिक संख्या तो आपने सुना होगा कि जीरो की खोज किसने किया, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना कि 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं की खोज किसने किया? यानी कि 1 से 9 तक की संख्याओं का खोज किसने किया यह हमको नहीं पता है, यह हमने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन यह पढ़ा कि जीरो की खोज किसने किया। इसका मतलब 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं वो प्रकृति प्रदत्त हैं। तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि जो प्रकृति द्वारा हमको संख्याएं मिली हुई हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना या गिनती करते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जब हम किसी वस्तु या किसी चीज़ का गणना करते हैं तो हम 0 से प्रारंभ ना करके हम 1 से प्रारंभ करते हैं। तो 1 से प्रारंभ करने का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि हम यहाँ इसका लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं या गिनती करते हैं, जैसे यानी उदाहरण इसका होगा 1 2 3 4 5 और उसके बाद डॉट डॉट और ये इनफाइनाइट तक ऐसे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से प्रारंभ होके और लास्ट इसका कहाँ होगा ये हमको नहीं पता है। इसका लास्ट कहाँ होगा ये हमको नहीं पता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा यहाँ पे कि सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वहाँ आप कहेंगे इनफाइनाइट यानी अनंत, क्योंकि कोई भी संख्या जो हमारे सामने लिखी हुई होगी अगर उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो वह संख्या उससे बड़ी हो जाएगी। तो यानी किसी भी संख्या को हम सबसे बड़ी संख्या नहीं कह सकते, इसलिए हम किसी भी संख्या को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आपको दो चीज क्लियर हुआ कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है वो इनफाइनाइट है। दूसरा, अब हम पूर्ण संख्या की अगर बात करें
तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो जो समुच्चय बनेगा वह पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये डैश डैश डैश। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो 0 है और जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है वो इनफाइनाइट है, अनंत है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट होगी। तो जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और उसी में अगर हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो जो समुच्चय बनता है, जो सेट बनता है, उस सेट में जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि पूर्णांक की, तो पूर्णांक किसे कहा जाता है? पूर्णांक का मतलब होता है कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि धन पूर्णांक, शून्य, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक जब हम संख्या रेखा पर एकदम मिड पॉइंट पे होते हैं तो यहाँ पे ये शून्य होता है। उसके आगे आगे दाहिने साइड में हम जैसे ही बढ़ते जाते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हम इसके बाएं साइड में आते जाते हैं वैसे वैसे ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये शून्य के दाहिने तरफ ये धन पूर्णांक है, ये शून्य है और ये ऋण पूर्णांक है। इसका मतलब ये होता है कि पूर्णांक किसे कहा जाएगा, तो इन तीनों के समूह को, इन तीनों के समूह को या समुच्चय को, इसको, इसको और इसको, यही क्या होगा, पूर्णांक। फिर से एक बार समझिए कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य को जब एक साथ हम लेके एक समुच्चय बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं, तो वही सेट जो होता है वह पूर्णांक कहलाता है। यानी कि -6 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है, -4 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है। तो हम यहाँ 1.1 को हम इस संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि पूर्णांकों को ही हम इस संख्या रेखा पर दर्शाते हैं।
तो जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसी को हम पूर्णांक कहते हैं, और जिसको हम इस पे नहीं दर्शा सकते हैं उसको हम पूर्णांक नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य को एक साथ सम्मिलित करने पर जो सेट बनता है, जो समुच्चय बनता है, उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। अब अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये क्या होगा, यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। जैसे हम कहें कि सबसे छोटा ऋण पूर्णांक, फिर कहें कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, फिर कहें कि सबसे छोटा धन पूर्णांक, फिर कहें कि सबसे बड़ा धन पूर्णांक, फिर कहें कि सबसे छोटा पूर्णांक, फिर कहें कि सबसे बड़ा पूर्णांक। शून्य धन पूर्णांक है या ऋण। तो आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं। तो अगर पूछा गया कि सबसे छोटा ऋण पूर्णांक क्या है, तो आप ये जानते हैं कि संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम शून्य से दाहिनी तरफ आगे बढ़ते हैं या कहीं से हम दाहिनी तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसका जो मान होता है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे -6 से बड़ा -5 है, -5 से बड़ा -4 है, -4 से बड़ा -3 है। तो इस प्रकार से एक जैसे जैसे हम दाहिने जाएंगे संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हम सबसे छोटे ऋण पूर्णांक की बात करें तो अगर ये -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है तो जैसे जैसे हम इसके बाईं तरफ जाएंगे ये संख्या क्या होगी, घटती चली जाएगी। और इसका मतलब कि हम जब सबसे छोटा ऋण पूर्णांक खोजने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, -इनफाइनाइट, अनंत, माइनस अनंत। और जब हम सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक खोजने जाएंगे तो इसका क्या होगा, ऋण 1। ये सबसे बड़ा है ऋण पूर्णांक में, -1 सबसे बड़ा है जो 1 रुपया उधार है और जो 2 रुपया उधार है। तो 1 रुपया उधार वाला बड़ा है 2 रुपये उधार वाले से, क्योंकि यह कम उधार है। और जो 1 रुपया उधार है और कोई 5 रुपया उधार है तो 1 वाला बड़ा है, क्योंकि ये 5 रुपया उधार है, ये केवल 1 रुपया उधार है। तो जो कम उधार है वो बड़ा है। तो -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होता है। सबसे छोटे अगर धन पूर्णांक की बात करें तो +1 हो जाएगा, और सबसे बड़े पूर्णांक की धन पूर्णांक की बात करें तो इनफाइनाइट हो जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक अगर पूछा जाए तो -इनफाइनाइट, क्योंकि पूर्णांक तो सब है और इसमें सबसे छोटा पूछ रहा है तो इधर जो आएगा वही सबसे छोटा होगा, क्योंकि संख्याएं इधर क्या हो रही, घटती चली आ रही हैं। तो जब इधर से संख्याएं घटती चली आ रही हैं तो इधर जो संख्या होगी वही सबसे छोटी होगी, और इधर जो सबसे लास्ट में आएगा वो -इनफाइनाइट आएगा, माइनस अनंत आएगा। सबसे बड़ा पूर्णांक जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो सबसे बड़ा आएगा और इधर क्या आएगा, प्लस में आएगा और प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो गया। शून्य धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक, तो ये ना तो धन है और ना तो ऋण है, ना तो धन है और ना तो ऋण है। ऋण यहाँ से चालू होता है, धन यहाँ से चालू होता है, इसका मतलब शून्य बीच में है, या धन है, ना तो धन है और ना तो ऋण है। तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य के समुच्चय को, के सेट को हम कहते हैं क्या, पूर्णांक। और पूर्णांक में हमने जो बातें थी यहाँ आपको हमने बता दिया। अब अगर
हम कहें कि जो पूर्णांक है, उस पूर्णांक का अगर हम क्लासिफिकेशन करें, उस पूर्णांक का अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो एक क्लासिफिकेशन तो आपको ये मिल गया कि शून्य हो गया, धन पूर्णांक हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया। इसको एक साथ मिलाने पे हमको क्या मिलता है? पूर्णांक। अब अगर हम इस पूर्णांक को देखें, पूर्णांक, तो जो पूर्णांक है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो सम और दूसरा विषम। एक सम और दूसरा विषम। तो सम संख्या और विषम संख्या, पूर्णांक संख्याओं को हम दो प्रकार की संख्याओं में बांट सकते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। यहां सम संख्या को हम कह सकते हैं जो दो से विभाजित हो, और इसको कह सकते हैं कि जो दो से विभाजित ना हो। अब बात ये उठती है कि सब तो क्लियर है कि एक संख्या के बाद, जैसे अगर हम एक से शुरू करते हैं या शून्य से शुरू करते हैं, या अगर धनात्मक की हम बात करेंगे तो एक से शुरू होगा, ऋणात्मक की बात करेंगे तो ऋण एक से शुरू होगा। यानी अगर हम धनात्मक की बात करें, धनात्मक पूर्णांक की बात करें, तो धनात्मक पूर्णांक हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से। दो से जो कटने वाली संख्याएं होंगी वो आप देखेंगे कि एक के गैप पे मिलेंगी, यानी कि यहाँ ये और ये दो के गैप पे मिल रही हैं। यानी दो से जब भाग जाएगा तो दो में जाएगा, चार में जाएगा, छह में जाएगा, आठ में जाएगा, 10 में जाएगा। ये तो जो धन पूर्णांक है उसमें सम संख्या हो गया। और अगर माइनस लगा रहेगा तो वहां माइनस, यही चीज माइनस में हमको मिल जाएगा कि -1, -2, -3, इस टाइप से। अगर ये ऋण पूर्णांक होगा, अगर ये ऋण पूर्णांक होगा तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ये हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि दो से विभाजित कौन कौन होगा, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। जो वहाँ धन के साथ था यहाँ ऋण चिन्ह के साथ हो गया, और ये 2 से विभाजित होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो हमको सम संख्याएं मिल रही हैं वो एक के अंतर पे मिल रही हैं, बीच में एक नहीं मिल रहा है, उसके बाद दूसरा हमको सम संख्या मिल रही है। और यही चीज हमको विषम संख्या में भी मिलेगी। अगर हम धनात्मक पूर्णांक को लेंगे, धनात्मक पूर्णांक हमने लिया, धनात्मक पूर्णांक हमने लिया, तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इसमें बात करेंगे विषम संख्याओं का, तो जो 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी 1 3 5 7 9, ये हमारी क्या होगी? विषम संख्याएं होंगी। और ये विषम संख्याएं भी क्या हो रही हैं? एक के अंतर पर मिल रही हैं, एक के अंतर पर मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, और ऋणात्मक पूर्णांक में भी एक के अंतर पे मिलेंगी विषम संख्याएं। जैसे यहाँ पे हमने दोनों करके दिखा दिया, यहाँ भी अगर -1, -2, -3 करें तो एक के अंतर पे यहाँ भी विषम संख्याएं मिलेंगी। अब अगर हम संख्या रेखा पर आवें, संख्या रेखा पर आवें, और हम शुरू कर रहे हैं 6 से, शुरू कर रहे हैं 6 से, तो इसका मतलब 6 क्या है? सम संख्या है। 4 एक के अंतर पे हमको लेना है, 4 क्या है? सम संख्या है। 2 सम संख्या है। इस प्रकार से ये 0 क्या हो गया?
सम संख्या हो गया, यानी जीरो भी एक सम संख्या है, जीरो भी एक सम पूर्णांक है। यही हमको जानकारी करना था। अगर हम यहीं से विषम संख्या लेते चलें तो विषम संख्या जब लेके चलेंगे तो -5 विषम संख्या है, इसके बाद एक गैप करके -3 आएगा विषम संख्या, इसके बाद एक करके -1 आएगा विषम संख्या, और इसके बाद एक गैप करके 1 आएगा विषम संख्या, इसके बाद 3 आएगा विषम संख्या, इसके बाद 5 आएगा विषम संख्या। तो आप देख रहे हैं कि 1 क्या है, विषम संख्याओं के समूह में नहीं आया। इसका मतलब जीरो जो है वो विषम संख्याओं के समूह में नहीं आया, तो इसका मतलब जीरो सम संख्या है, जीरो सम संख्या है। तो पूछा जाता है कभी कभी कि शून्य है धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या। तो ना तो धनात्मक है, ना तो ऋणात्मक है, ना तो विषम है, वह है तो केवल क्या है, सम पूर्णांक है, वह सम पूर्णांक है। यह हमको जानकारी रहनी चाहिए। उसके बाद अगर हम आए तो हमने इसको देखा कि पूर्णांक दो धनात्मक ऋणात्मक थे, या आप ऐसे इसको कर सकते हैं कि जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, थोड़ा सा और यही जीरो सम संख्या कैसे है एक हम और समझा दे रहे हैं आपको, कि जैसे मान लीजिए कि हमने 2 और 2 जोड़ा तो 4 आया, हमने 2 और 3 जोड़ा तो 5 आया, हमने 3 और 5 जोड़ा तो 8 आया। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, क्या करने के लिए इसको लिखा गया, तो हम कहेंगे यहाँ कि इसको अगर इवन में हम इवन जोड़ते हैं तो आता है क्या, इवन। किसी भी इवन संख्या में अगर इवन संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा, और अगर हम किसी भी इवन संख्या में आड संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा, आड आएगा, हमेशा आड आएगा। और अगर हम आड में आड को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, इवन आएगा। अब अगर हम क्या करें, इसी को अगर हम मिटा लिए और अगर हम मान लें, यहां मान लेते हैं कि 0 एक आड नंबर है, 0 एक आड नंबर है, तो आड नंबर अगर 0 है तो यहां पे अगर हम लिख रहे हैं कोई भी इवन नंबर, 2 ही रख दिया, आड रख दिया 0, तो क्या आएगा, 0 आना चाहिए, 2 आएगा, और 2 क्या है, आड नंबर है, नहीं है, इसका मतलब कि 0 आड नहीं है, नहीं तो यहां हमेशा क्या आता, आड आता। फिर अगर हम आड यहां क्या कर दें, कोई एक आड नंबर ले लें 5 और प्लस 0, तो क्या आएगा यहां 5। अगर हमने आड माना 0 को तो आड में आड जोड़ने पे इवन होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, आड हो रहा है, विषम हो रहा है। इसका मतलब 0 क्या है, विषम नहीं है, 0 क्या है, ये सम है। तो इससे भी आप, इस प्रॉपर्टी से आप भी जान सकते हैं कि ये 0 जो है वो सम संख्या है। उसके बाद आपको पढ़ना है परिमेय संख्या। तो परिमेय, आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या को हम किस प्रकार से समझेंगे। आइए हम देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या है, इसको जानने के लिए अगर हम सिंपल भाषा में कहें, जो आपके किताबों में लिखा हुआ है कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसको भी हम p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जो q हो, हर हो, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 से छोटा हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या। और जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन इसको समझने के लिए कि वास्तव में है क्या, तो आइए हम आपको समझाते हैं कि ये है क्या। अगर हम देखें
तो अगर दशमलव संख्याओं को हमको लिखना है तो एक तो हम लिख सकते हैं 0.5, एक हमने लिख दिया 0.33333 और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे 10 में 3 से भाग दें तो ये कंडीशन आएगा, 3 3 आता रहेगा, कभी कटेगा नहीं। उसके बाद एक कंडीशन ये हो सकता है 0.5421734 और ये कंटिन्यू इस टाइप से। मतलब हमने आपको दशमलव संख्या लिखना बताया और 3 प्रकार की संख्याओं को हमने बताया। तीनों में अंतर क्या है आपने पढ़ा होगा, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अगर नहीं पढ़ा है तो यहां समझिए कि जैसे 0.5 है तो क्या इसके आगे कुछ रिपीटिंग है कि नहीं है, कुछ रिपीट कर रहा है, कुछ पुनरावृत्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पुनरावृत्ति माने बार बार जो आता है उसी को पुनरावृत्ति। तो बार बार जो आता है वो क्या है, जैसे अगर इसके सामने अगर हम 0 लिख दें तो 0 की पुनरावृत्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। और इस संख्या पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब 0 यहाँ क्या है, रिपीट है। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.5, यानी हम क्या कर सकते हैं, इतने को हटा सकते हैं। इसका मतलब इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, वहां से इसको हटा सकते हैं और उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे दूसरा हमने लिखा 0.3333, अगर हम इसको हटाना चाहें तो क्या हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना होगा, 0.3 के ऊपर बार लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इसको हटाना चाहें तो क्या हटा सकते हैं, तो इसको हम नहीं हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई भी रिपीटिशन नहीं, यहाँ भी रिपीट हो रहा था, यहाँ भी रिपीट हो रहा था, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये रिपीटिंग था, ये रिपीटिंग था, ये नॉन रिपीटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग था। तो जो रिपीटिंग, अब हम क्या कहेंगे कि इसको हम हटा नहीं सकते हैं, तो 0.542173481 ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। तो अब अगर 0.5 को हमको लिखना होगा कि इसको लिखिए भिन्न के रूप में, तो भिन्न के रूप में हम क्या लिखेंगे, 5/10। 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं। 0.3 को अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 3/9। ये कैसे होगा इसको हम बाद में बताएंगे, जब आपको हम बार का चिन्ह हटाना और जोड़ना सिखाएंगे तो वहां हम इसको आपको बताएंगे। मतलब इसको हम हटा सकते हैं और लिख सकते हैं 3/9, और बाकी इसको क्या हम हटा सकते हैं कहीं से, कुछ भी हटाएंगे तो क्या होगा, ये जो संख्या है उसका मान बदल जाएगा। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं जिसको हमने क्या किया कि टर्मिनेट कर दिया, जो रिपीटिंग संख्याएं थी वो परिमेय संख्या होती है, और ये जो संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो कहने का मतलब ये है कि दो टर्म्स यहां पे आए, पहला आया कि रिपीटिंग और दूसरा आया टर्मिनेटिंग, ये दो टर्म आए। तो रिपीटिंग यहां था, रिपीटिंग यहां था, रिपीटिंग यहां था, रिपीटिंग यहां था, तो क्या हो गया, वो परिमेय संख्या। अगर रिपीटिंग नहीं है तो अपरिमेय संख्या। टर्मिनेटिंग मतलब इसको हम यहां से हटा सकते हैं और इसको हम यहां से हटा सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लुप्त कर सकते हैं। तो जिसको हम जो रिपीटिंग होगा और टर्मिनेटिंग होगा, ये दोनों क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। और जो नॉन रिपीटिंग होगा, जो नॉन रिपीटिंग होगा और प्लस नॉन टर्मिनेटिंग होगा,
उसको क्या कह सकते हैं हम? अपरिमेय संख्या। बात वही आ रही है कि जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 वो परिमेय संख्या, और जिसको p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं वह होगा अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हमने परिमेय संख्या को देखा कि जो रिपीटिंग होगा और टर्मिनेटिंग होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो हम कह सकते हैं, यहां सीधा लिखेंगे कि जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तथा जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 वे परिमेय संख्या होंगी। जैसे 5, 0, 8, 1/2 -1/2 इस टाइप से। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 केवल यही कहा गया कि 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला, बस बाकी कुछ भी हो वो परिमेय संख्याएं होंगी। और इसी का जस्ट उल्टा, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही अपरिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या, जैसे अपरिमेय संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे पाई का मान जो होता है वो कभी 8 तक कटा नहीं है। जो जितनी डिजिट याद करता है उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। पाई का जो वास्तविक मान होता है वह अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। जो 22/7 पाई का मान रखा जाता है वो लगभग मान उसका है, 22/7 उसका लगभग मान है। तो पाई हो गया। जितनी भी ऐसी संख्याएं अंडर रूट में हैं जिसका सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकलता है, √2, √3 आदि इस टाइप से, ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमने आज सीखा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो जो समुच्चय बनता है वह पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है। यानी कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या शून्य और सबसे बड़ा अनंत हो जाएगा। उसके बाद हमने सीखा कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर का मतलब धन और ऋण पूर्णांकों के समूह में, के समूह में यदि हम शून्य को भी शामिल कर लें तो जो समूह बनता है वह पूर्णांकों का समूह होता है। यानी कि वहाँ पे अगर सबसे छोटा पूर्णांक पूछा जाएगा तो -इनफाइनाइट, सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा जाएगा तो +इनफाइनाइट या केवल इनफाइनाइट कह सकते हैं। शून्य क्या है, प्लस इंटीजर है कि माइनस इंटीजर है, तो कहेंगे कि ना तो प्लस है ना तो माइनस है। उसके बाद हमने सीखा परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह, और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। दूसरा, हमने इसी पे एक आपको समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम इसको परिमेय संख्याओं को रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग के आधार पे हम इसको समझ सकते हैं कि जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होगा वह परिमेय संख्या होगा, और जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि इसको हम, जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जब नहीं लिख सकते हैं तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और फिर हमने सीखा कि शून्य सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आपको बताया गया कि शून्य भी एक सम संख्या है। यानी जब भी पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल इतना है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल इतना है, आपके दिमाग में नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो हमेशा रहना चाहिए
जब तक आप संख्याओं के गुण दोषों को नहीं जानेंगे, उनकी विशेषताओं को नहीं जानेंगे, तब तक उस पे जो संक्रियाएं होती हैं उस संक्रियाओं को आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके गुण दोष को जानना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही, शेष अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।